बायोलॉजी का, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है, चाइल्ड कहलाता है, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास, काइम या चाइल्ड। तो छोटी आंत में जो पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है उसको बोलते हैं चाइल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा किया जाता है? स्थानांतरण विधि, विसरण विधि, प्रासरण, या ए और बी दोनों। तो मूल रोमों के द्वारा जो जल का परिवहन होता है, अवशोषण, उसको कौन सा विधि द्वारा किया जाता है? तो विसरण विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। पेड़ पौधा में होता है। मूल रोम मतलब उसका जड़ जो होता है, पानी को जो ऊपर खींचता है, मतलब पेड़ पौधा क्या करता है, पानी नीचे से लेता है ना, मिट्टी से, यानी कि खनिज लवण भी लेता है, जल भी लेता है। तो किस तरह से ऊपर ले जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो विसरण क्रिया के द्वारा जल नीचे से ऊपर जाता है पेड़ पौधा में, जड़ों के द्वारा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन भी किया, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? विसरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ रहता है वो किसके द्वारा बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन तैयार करता है। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम क्या है? जल का आवश्यकता पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो आवश्यकता पड़ता है, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, और क्लोरोफिल भी होना चाहिए। यहाँ पे 4 चीज जिसको ध्यान में रखेगा, सब्जेक्टिव में भी आता है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों को लिखे या फिर आवश्यक पदार्थ को लिखे। वहाँ पे किसको क्या क्या लिखेंगे? जल लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, क्लोरोफिल लिखेंगे और सूर्य का प्रकाश लिखेंगे। चारों चीज काम में आता है, ठीक है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम भी पाया जाता है, और क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हरा कलर का होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 बोला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब बताओ, उस अभिक्रिया में जल भी भाग ले रहा था। अभी देख, जल था, कार्बन डाइऑक्साइड था, और क्लोरोफिल था, सूर्य का प्रकाश। तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है, जो जल जो लिया था अंदर से मिट्टी से, खनिज लवण के द्वारा, ठीक है। तो जल में क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो जब टूटता है तो उसी से क्या निकलता है? ऑक्सीजन। और जो पेड़ पौधा रिएक्शन जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो उसी जल के द्वारा क्या निकलता है? ऑक्सीजन। और जो कि हम लोग ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन बताना है, सॉरी 3 क्वेश्चन बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना % है, और नाइट्रोजन कितना %। यहाँ पे 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पीछे दिए थे आपको संगमरमर का फॉर्मूला बताने के लिए, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हमको कमेंट में चाहिए, ठीक है, चारों का आंसर। फिर से सुन लीजिएगा। एक तो नाइट्रोजन कितना % है वायु में, कार्बन डाइऑक्साइड कितना % है, ऑक्सीजन कितना % है, और संगमरमर का रासायनिक सूत्र। चारों क्वेश्चन क्या है आपके होमवर्क में, तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा यदि आपको पता है तो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, ऊपर अभी एक्सप्लेन किए थे, किसमें पाया जाता है मैग्नीशियम? क्लोरोफिल में, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफिल को हम टिक कर लेंगे। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, अपचयन अभिक्रिया है, असंयोजन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, और ठीक है, और विस्थापन अभिक्रिया। भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया बोलेगा तो किसको किसको टिक करेंगे? उपचयन अभिक्रिया को। यदि पीछे जो हम देखे थे किसमें, केमिस्ट्री में, उसमें कौन सा अभिक्रिया हुआ था? उसमें ऊष्मा छिपी हुआ था। तो वहाँ पे, यहाँ पे देखिए सिंपल में पूछ रहा है भोजन का पाचन किस प्रकार का, लेकिन वहाँ पे रासायनिक शायद लगा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हम किसको टिक किए थे? ऊष्मा छिपी को। लेकिन यहाँ पे सिंपल में पूछ रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें आप उपचयन अभिक्रिया को टिक कर सकते हैं। यदि उपचयन न मिले तो ऑक्सीकरण को टिक कर सकते हैं। ऑक्सीकरण उपचयन दोनों सेम ही है, एक ही रिएक्शन का दो नाम है। और ऑक्सीकरण अवकरण जब दोनों को मिलाते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया बनता है, इसको भी ध्यान में रखा जो कि हम पीछे देखे थे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे कौन क्वेश्चन छोटा हुआ तो नहीं है ना? नहीं, क्वेश्चन नहीं छोटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 भी 7 का बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में, 19 में पूछा गया, और भी कई वर्षों में ये हमको लगता है कि आ सकता है, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जी अभी बोले निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? हमेशा उभयलिंगी जंतु कौन सा है? केचुआ है। ऑप्शन भी सुन लीजिएगा, केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो केचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु है। अब बाकी मछली है, शेर है, और बकरी है क्या है?
उभयलिंगी जंतु नहीं है। उभयलिंगी जंतु कौन है? कछुआ। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेगा कछुआ को। अब 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2014 में 19 में पूछा गया है, तो ये हो सकता है इस बार आ सकता है। 19 के बाद यहाँ कितना गैप होता है? 7 साल का, तो हो सकता है कि आ सकता है। तो कवक बात करें तो मृतजीवी में आ जाएगा, तो मृतजीवी पोषण में आ जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, 2015 में, 16 में, 19 में, 21 में, 4 साल क्वेश्चन रिपीट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पर्णहरित, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और सभी। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण किसको बोलते हैं? पेड़ पौधा को बोलते हैं। उसके लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ है आपको हम बताए थे ऊपर में ही कि देखिए स्वपोषी पोषण कैसे प्राप्त करता है? वो भोजन को कैसे ग्रहण करता है? तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन बनाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उसमें 4 चीज़ यूज होता है, जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पे पर्णहरित बोल दे, क्लोरोफिल बोल दे, फिर क्लोरोप्लास्ट बोल दे, तो इनमें से हम किसी को भी टिक कर सकते हैं। पर्णहरित दे दे, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना, ऊपर देखे थे अभी। तो यहाँ पे हम सभी को टिक करेंगे, पर्णहरित भी, पर्णहरित भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और जल भी चाहिए, लेकिन जल यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, ऑप्शन डी में बोल रहा है सभी, तो हम इसको सभी को टिक कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, उसमें बोल रहा है ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेघा क्या है? रोग है, वो किसके वजह से पनपता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, या फिर मोटापा से, ठीक है। तो ये जो ग्वाइटर और घेघा रोग है नमक की कमी से फैलता है, मतलब नमक की कमी से होता नहीं, कि नमक को आयोडीन बोलते हैं। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर और घेघा रोग। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जितना भी क्वेश्चन बताएं आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करके, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमेशा ही ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहेगा। ऑब्जेक्टिव का करवा रहे हैं और कुछ दिन में सब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड होने लगेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही हम करवाएंगे, कहीं एग्जाम नज़दीक है तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, खास करके उसको पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अब हम पढ़ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में कभी पूछा जाता है जिसका कोई मतलब है नहीं, तो ये तो गलत बात है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को काहे ना हम पढ़ेंगे, काहे कि अभी आपके पास समय बहुत ही कम है। तो क्वेश्चन बैंक को आप लोग देखते रहिएगा। मॉडल पेपर तो जारी होगा, मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा। इससे पहले जो मॉडल पेपर जारी हो चुका है 24 का, 25 का, 23 का, 22 का, 21 का, उसका भी आप इंटरनेट से निकाल करके उसको भी सॉल्व कीजिए, और उसका आंसर भी मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम उसका सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, और आगे आगे आपके लिए हमेशा बेहतरीन करते जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, और आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमारा क्या है, मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।